ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब मध्य एशिया में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर चल रहा था। वो अपने पिता की तरफ से महान मध्य एशियाई विजेता तैमूर के वंशज थे। तैमूर, जिसे तैमूरलंग के नाम से भी जाना जाता है, ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो फारस से लेकर भारत तक फैला हुआ था। उनकी मां चंगेज खान, जो एक और महान शख्सियत थे, के वंश से थी। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसने बाबर को एक तैमूरी राजकुमार बना दिया, जिसका वंश विजय और शक्ति से भरा हुआ था। इस महान विरासत ने बाबर को एक अद्वितीय पहचान दी और उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। उनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के अंदिजान शहर में हुआ था, जो उस समय तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा था। अंदिजान एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था, जहां बाबर ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। बाबर नाम, जिसका अर्थ चगताई भाषा में बाघ होता है, उनके साहसी और अक्सर उग्र व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह नाम उनके चरित्र की दृढ़ता और साहस को भी प्रतिबिंबित करता है। उन्हें अपने पूर्वजों से साहसिक कार्य और विजय का प्रेम विरासत में मिला था। तैमूर और चंगेज खान की विजय कथाएं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। छोटी उम्र से ही बाबर ने सैन्य रणनीति और नेतृत्व में गहरी रुचि दिखाई, ऐसे कौशल जो आने वाले वर्षों में उनकी अच्छी सेवा करेंगे। उन्होंने अपने शिक्षकों और संरक्षकों से युद्ध की कला सीखी और अपने कौशल को निखारा। वो एक महान विद्वान और संस्कृति प्रेमी भी थे। कई भाषाओं में धारा प्रवाह और कविता, संगीत और बागवानी में गहरी रुचि रखते थे। बाबर ने अपने जीवन में कई कविताएं लिखीं और अपने बगीचों के लिए प्रसिद्ध थे। योद्धा भावना और कलात्मक संवेदनशीलता का यह अनूठा मिश्रण उनके द्वारा स्थापित मुगल वंश की पहचान बन जाएगा। मुगल साम्राज्य ने कला, संस्कृति और वास्तुकला में अद्वितीय योगदान दिया। बाबर का प्रारंभिक जीवन विशेषाधिकार और उथल-पुथल दोनों से भरा था। उन्होंने अपने परिवार के साथ कई संघर्षों का सामना किया और अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े। एक युवा राजकुमार के रूप में उन्होंने दरबारी जीवन की रोज़कोशी और साजिश का अनुभव किया, लेकिन साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और अपनी विरासत के लिए चुनौतियों का भी सामना किया। बाबर ने अपने राज्य को बचाने और विस्तार करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके चरित्र को आकार दिया और उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। बाबर की जीवन यात्रा ने उन्हें एक महान योद्धा और शासक बनाया, जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही बाबर को अपने पिता की मृत्यु के बाद मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगाना की गद्दी विरासत में मिली। इतनी कम उम्र में एक राज्य का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, खासकर जब राज्य के चारों ओर दुश्मनों का जमावड़ा हो। हालांकि सत्ता के लिए उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। फरगाना की गद्दी पर बैठने के बाद बाबर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके राज्य में कई रईस और सरदार थे जो उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार थे। उन्हें गद्दी के प्रतिद्वंद्वी दावेदारों, विद्रोही रईसों और महत्वाकांक्षी पड़ोसियों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। हर कोने से खतरे मंडरा रहे थे और बाबर को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। बाबर का शुरुआती शासनकाल सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष था। उन्होंने कई बार अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उनकी बहादुरी और सैन्य कौशल की बार बार परीक्षा हुई, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। हर युद्ध में बाबर ने अपनी रणनीतिक कुशलता और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। अपने प्रयासों के बावजूद बाबर को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा और एक समय तो उन्हें अपने राज्य से भी खदेड़ दिया गया था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। बाबर ने अपनी असफलताओं से सीखा और हर बार और भी मजबूत होकर उभरे। बाबर का धैर्य और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं बनाई और अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया। उन्होंने अपनी हार से सीखा, नए गठबंधन बनाए और अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया। बाबर ने अपने दुश्मनों के खिलाफ नई रणनीतियां अपनाई और अपने राज्य को फिर से मजबूत किया। 1504 में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने एक साहसिक अभियान शुरू किया जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा। इस अभियान ने बाबर को एक नए मार्ग पर ले जाया जो उनके भविष्य को आकार देगा।
एक छोटे लेकिन वफादार बल का नेतृत्व करते हुए बाबर ने विश्वासघाती हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया और काबुल शहर पर कब्जा कर लिया। यह एक बहुत ही साहसिक कदम था जिसने बाबर को एक नई पहचान दिलाई। इस जीत ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने अपने राज्य को और भी मजबूत किया और अपने दुश्मनों को परास्त किया। व्यापार मार्गों के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित काबुल ने बाबर को एक सुरक्षित आधार और संसाधनों तक पहुंच प्रदान की। काबुल ने बाबर को एक नई शक्ति और संसाधनों का स्रोत दिया। यहीं से उन्होंने भारत को जीतने के लिए अपना महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। बाबर ने भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 2 दशकों से अधिक समय तक काबुल पर शासन किया, अपनी सेना को मजबूत किया, अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपनी भविष्य की विजयों के लिए आधारशिला रखी। वह हमेशा से भारत के धन और वैभव की कहानियों से मोहित रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान के उपजाऊ मैदानों में अपने लिए एक नए साम्राज्य की स्थापना करने का अवसर देखा। 1524 में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के निमंत्रण पर, जिसने दिल्ली के अलोकप्रिय लोदी सुल्तान को उखाड़ फेंकने में उसकी मदद मांगी, बाबर ने दक्षिण की ओर अपना मार्च शुरू किया। बाबर की सेना हालांकि संख्या में छोटी थी, रणनीति, अनुशासन और मारक क्षमता के मामले में कहीं बेहतर थी। मुगल, जैसा कि वे जाने जाते थे, के पास तोपों और बंदूकों जैसे बारूद के हथियार थे, जिसने उन्हें अपने विरोधियों पर एक निर्णायक बढ़त दी। बाबर की सैन्य प्रतिभा इन हथियारों के उनके अभिनव उपयोग और युद्ध के मैदान की रणनीति में उनकी महारत में स्पष्ट थी। उन्होंने पारंपरिक मध्य एशियाई घुड़सवार सेना के आरोपों को तोपखाने की रणनीतिक तैनाती के साथ जोड़ा, एक ऐसा संयोजन जो विनाशकारी रूप से प्रभावी साबित हुआ। दिल्ली पर बाबर का अभियान केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक सांस्कृतिक मुलाकात थी जिसका भारत पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। वह अपने साथ एक नया राजवंश, एक नई कलात्मक संवेदनशीलता और उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आया था। भाग 4, युद्ध के मैदान के उस्ताद बाबर की सैन्य प्रतिभा। बाबर की सैन्य कुशलता का असली इम्तिहान भारत के मैदानों पर हुआ था। भारत की विशाल और विविध भूमि ने बाबर को अपनी सैन्य रणनीतियों को परखने और सुधारने का अवसर दिया। उनका पहला बड़ा मुकाबला 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में था, जहां उनका सामना दुर्जेय लोदी वंश से हुआ था। यह लड़ाई भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लोदी सेना हालांकि बड़ी थी, आंतरिक विभाजन और पुरानी रणनीति से ग्रस्त थी। बाबर ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया और अपनी सेना को बेहतर ढंग से संगठित किया। तोपखाने के कुशल उपयोग के साथ साथ अच्छी तरह से निष्पादित फ्लैंकिंग पैंतरेबाजी ने लोदी सेना को तहस नहस कर दिया। बाबर की तोपखाने की रणनीति ने भारतीय युद्ध के मैदान में एक नई दिशा दी। पानीपत की लड़ाई बाबर के लिए एक शानदार जीत थी, जिसने लोदी वंश के अंत और भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। इस जीत ने बाबर को एक महान सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि उनकी सैन्य प्रतिभा केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं थी। बाबर ने अपनी रणनीतिक कुशलता को कई अन्य युद्धों में भी साबित किया। उन्होंने निर्णायक जीत की एक श्रृंखला में अपनी विजयों को सुरक्षित करना जारी रखा। हर युद्ध में बाबर ने अपनी रणनीतिक सोच और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने राजपूत संघ के नेता राणा सांगा को हराया, जिससे उत्तर भारत में मुगल प्रभुत्व और मजबूत हुआ। ये लड़ाई बाबर की सैन्य प्रतिभा का एक और उदाहरण थी। अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले राजपूतों पर उनकी जीत ने बाबर को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिसके साथ समझौता किया जाना था। राजपूतों की हार ने बाबर की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने चंदेरी के युद्ध और घाघरा के युद्ध में विद्रोही अफगान सरदारों को अपने अधीन कर लिया और गंगा के मैदानों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। इन युद्धों ने बाबर की सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता को और भी स्पष्ट कर दिया। बाबर के सैन्य अभियान केवल क्षेत्रीय विस्तार के बारे में नहीं थे, वे व्यवस्था स्थापित करने, विद्रोहों को दबाने और अपने नए स्थापित साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के बारे में थे। बाबर ने अपने साम्राज्य में स्थिरता और शांति लाने के लिए कई सुधार भी किए। वे व्यवस्था स्थापित करने, विद्रोहों को दबाने और अपने नए स्थापित साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के बारे में थे। बाबर ने अपने शासनकाल में कई विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया।
उन्होंने खुद को एक कुशल रणनीतिकार और एक क्रूर विजेता साबित किया, जिससे सैन्य इतिहास के इतिहास में उनका स्थान सुरक्षित हो गया। बाबर की सैन्य प्रतिभा और उनकी विजयों ने उन्हें इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया। भाग 5, एक नए युग की शुरुआत, पहला मुगल सम्राट। अपनी सैन्य जीत की कड़ी के साथ बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली, जिससे भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। बाबर और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन मुगल अगली 3 शताब्दियों तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करेंगे। बाबर का शासनकाल हालांकि अपेक्षाकृत छोटा था, इस स्थायी साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। वह केवल विजेता होने से संतुष्ट नहीं था। बाबर एक दूरदर्शी शासक था जो समझता था कि सच्ची शक्ति न केवल सैन्य शक्ति में बल्कि बुद्धिमान शासन और अपनी प्रजा के कल्याण में भी निहित है। उन्होंने एक कुशल प्रशासन, न्याय की एक निष्पक्ष प्रणाली और एक सहिष्णु समाज की स्थापना शुरू की, जिसने विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को गले लगाया। उनके शासनकाल ने अतीत से एक प्रस्थान को चिह्नित किया, भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में मध्य एशियाई और फारसी प्रभावों को पेश किया। भारत में बाबर का आगमन केवल वंश में परिवर्तन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक संलयन था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय समाज को समृद्ध और रूपांतरित करेगा। वह अपने साथ नई स्थापत्य शैली, साहित्यिक परंपराएं और पाक कला के प्रभाव लेकर आए, जो भारत के जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने को आकार देना जारी रखते हैं।